हेलो एवरीवन, आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ZTS11 जो कि कंडक्ट होने जा रहा है 22 जनवरी 2023। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। तो इसका आंसर है फोर्थ, अ स्केलर क्वांटिटी हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। स्केलर जो क्वांटिटी होती है उसमें ओरिएंटेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जर्वर अगर मान लीजिए उस एक्सिस के ऊपर कहीं भी खड़ा हुआ है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू गिवन वेक्टर्स आर 17 एंड 7 यूनिट। सेकंड क्वेश्चन देखिए, जो मैक्सिमम वैल्यू है रिजल्टेंट की, आप भी जानते हैं मैक्सिमम वैल्यू वो a प्लस बी होती है, और जो मिनिमम वैल्यू है वो आपकी a माइनस बी मान लीजिए। तो ये आपका 17 हो गया और ये आपका 7 हो गया। ये देखिए दोनों को ऐड करें तो ये आएगा 2a इक्वल्स टू 24, तो a इक्वल टू 12। अगर a हमारा 12 हो गया तो b हमारा 5 होगा, कन्फर्म है। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला 90 डिग्री पर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आंसर 13 आ जाएगा। क्लियर है, आंसर विल बी 13। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्लियर है कि नहीं। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, लेंथ इन एक्स वाई प्लेन इज। तो वेक्टर दिया गया है, वेक्टर की लेंथ है, ये है आपकी 3i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तो ये x हो गया, ये y हो गया। तो मैग्नीट्यूड केवल एक्स वाई प्लेन का निकालिए। अंडर रूट ऑफ क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1, तो अंडर रूट ऑफ 10 आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया भाई, 3 हो गया इसमें। अब आगे आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, टू कार्स start off to the race with velocity 4 meter per second and 2 meter per second and travel in a straight line with uniform acceleration 1 meter per second square respectively. If they reach the final point at the same instant, then the length of the path is. तो पाथ की जो लेंथ है वो पूछी जा रही है, एक कहाँ से स्टार्ट हो रही है, विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। तो इसमें देखिए अगर ये इनिशियली यहाँ से एक की स्पीड 4 है और एक की स्पीड यहाँ से 2 है, तो आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि एक का जो देखो ये सिचुएशन हो जाएगी, ये u1 हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये a1 एक्सेलरेशन से जा रहा है, और ये हमारा क्या हो गया बोलो, u2 हो गया है, ये a2 एक्सेलरेशन से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है कि दोनों का जो टाइम है वो सेम है, तो s का फॉर्मूला क्या लगा दोगे, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, दोनों के लिए लगा दोगे। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा, तो दोनों के लिए आप यहां पर लगा दोगे। इफ दे रीच द फाइनल पॉइंट एट द सेम इंस्टेंट, दोनों सेम इंस्टेंट पर जा रहे हैं, देन द लेंथ ऑफ द पाथ इज। अब ये देखो पहले वाली की स्पीड कितनी है 4, दूसरे की 2, तो ये देखो 4 इंटू टी प्लस हाफ और a1, क्लियर है कि नहीं, हाफ a1 इंटू टी का स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा 2t प्लस हाफ a2 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। एक एक टी आप कॉमन लेकर के काट सकते हो, t1 t2 अलग अलग भी हो सकते हैं, यहां पर ये t1 हो जाएगा, है ना। और इन्होंने एक चीज और बोली है कि ये सेम इंस्टेंट पर स्टार्ट हो रहे हैं, याद रहेगा, ठीक है। तो अब यहां से दोनों को इक्वल कर देंगे और आपकी इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है। यहां से आपको दो एक्सेलरेशन अलग अलग रखने पड़ेंगे, एक का a1 लेना पड़ेगा, एक का a2 लेना पड़ेगा। क्लियर है। अगला देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एंड मूविंग विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द थर्ड सेकेंड इज। बहुत बढ़िया। तो देखिए थर्ड सेकेंड के लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, एस थर्ड बराबर
u प्लस हाफ ए और 2n माइनस 1, तो ये आ जाएगा u, है ना। u जो है हमारा 0 स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, है ना। 0 प्लस हाफ ए कितना है 4/3, ये आएगा 2 इंटू 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा 2 2 जा 4 हो गया, तो ये हो गया 2/3, 3 2 जा 6 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा 5, तो आंसर कितना आ गया 10/3 मीटर। थर्ड आंसर है। क्लियर, ये है, बता दें। सिक्स्थ वाला ये कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वीटी ग्राफ ऑफ द बॉल थ्रोन अपवर्ड्स। तो जब आप ऊपर की तरफ बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, तो जाएगी फिर वापस आएगी। तो देखो स्टार्टिंग में u प्लस में था, वेलोसिटी प्लस में थी, फिर माइनस में आ जाएगी। देखो पहले प्लस और फिर माइनस, तो पहले प्लस फिर माइनस, तो आंसर कौन सा हो गया बताइए, फोर्थ वाला हो गया कि नहीं हो गया। अगला देखिए सेवेंथ, एन एरोप्लेन मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ स्पीड ऑफ 180 किलोमीटर पर आवर ड्रॉप्स अ फूड पैकेट while flying at height of 500 मीटर, the horizontal range is। तो यहां पर हो क्या रहा है भाई, यहां पर ये हो रहा है कि एक एरोप्लेन है, क्वेश्चन नंबर 7, एरोप्लेन की जो स्पीड दे रखी है वो दे रखी है 180 किलोमीटर पर आवर, इसको आप चेंज कर देना मीटर पर सेकेंड में, तो ये आएगा 50 मीटर पर सेकेंड आएगा। अब क्या पूछ रहा है, हाइट है 500 मीटर, जो हाइट दे रखी है 500 मीटर, तो पूछ रहा है कि हॉरिजॉन्टल रेंज, तो रेंज का फॉर्मूला आएगा u अंडर रूट ऑफ 2h/g, तो u कितना हो गया 50 अंडर रूट ऑफ 2, हाइट कितनी है 500 अपॉन g 10, ये हो गया। तो ये r इक्वल टू कितना आ गया 50 और ये 10 आ जाएगा 500 मीटर आंसर। ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। नोट करते चलिए आराम से, कहीं कोई दिक्कत हो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अप एन इंक्लाइंड विद इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द प्लेन, द कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्लेन इज। तो एक पार्टिकल है, उसको इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर फेंका गया है, इनिशियल स्पीड 20 एट एन एंगल 30 डिग्री विद द प्लेन, द कॉम्पोनेंट इट्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन व्हेन इट स्ट्राइक्स द प्लेन इज। तो बहुत आसान है, 30 डिग्री है, जब परपेंडिकुलर गिरेगा उसके ऊपर परपेंडिकुलर टू द प्लेन तो v sin थीटा, और पैरेलल टू द प्लेन क्या हो गया। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इंक्लाइंड प्लेन से कोई मतलब नहीं है। ये देखो यहां पर बहुत सिंपल सी बात है, आपने इसको ऐसे फेंका, ये देखो अब यहां पर मान लो इनिशियल स्पीड u है, ये एंगल 30 है, तो ये कौन सा हो गया u cos 30, ये वाला कौन सा हो गया u sin 30, तो जब गिरेगा तो यही वाला पलट जाएगा, तो इसकी बात हो रही है। तो u 20 है, sin 30 1/2, तो 10 आ जाएगा आंसर। क्लियर। अगला देखिए, शेल ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड by a gun of mass 100 kg if the muzzle speed of shell is 80, the recoil speed of the gun is। क्वेश्चन नंबर 9, तो देखो mv प्लस कैपिटल mv बराबर 0 है ना, इसको यहां ले जाना, तो v आ जाएगा माइनस mv अपॉन कैपिटल m, ये तरीका होता है मजल का निकालने का, रिक्वाइल है। अब क्या क्या दिया है, शेल ऑफ मास 200 ग्राम, तो ये आ जाएगा माइनस 200, ग्राम में है ना, ग्राम में ही रहने तो CGS में आंसर है। मास दे रखा है और ये कितना आ रहा है, गन ऑफ मास इतने kg है, इसकी स्पीड जो दे रखी है वो है आपका शेल इज द मजल स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड अपॉन ये कितने kg का है, ये 100 kg का है, तो ये आएगा 100, ठीक है ना, kg 10⁻3। तो ये देख यहां पर कितना आ गया, ये कैंसिल करोगे तो 2 आएगा, तो ये v कितना आ गया माइनस, और ये कितना हो गया 10⁻³ तो 160 10⁻- कितना हो गया बताओ 3, तो इसको सेंटीमीटर में ले आओ तो आंसर आ जाएगा -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर, ये तरीका है।
पहले मीटर में निकाल लो, बाद में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक, ये वैल्यू आ जाएगी। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10th, a body of mass m at rest explodes into 3 pieces, 2 of which of mass m by 4 are perpendicular in direction with velocity 3 and 4. The third piece will be thrown off. ये देखिए 3 पार्ट में टूट गया है, ये देखो, ये आप भी समझ रहे हैं, एक इधर जाएगा m/4 वाला, एक m/4 वाला इधर जाएगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है 3 मीटर पर सेकेंड, इसकी कितनी है 4 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। और तीसरा वाला जो है वो m/2 मास का बचा, इसकी वेलोसिटी की बात हो रही, v2 या v डैश ले लो इसको, ठीक। तो देखो इन दोनों का जो मोमेंटम होगा वो इधर आएगा रिजल्टेंट, ये आएगा m/4 और इनकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ये 5 आएगी, इसको इसके बराबर कर दो तो ये आएगा m/2 v डैश बराबर m/4 इंटू कितना होगा 5 आ जाएगा, mm कट गया, 2 2 जा 4, तो v डैश कितना आ गया बताओ 5/2 या 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अगला देखिए 11, बहुत आसान है, कैसे, 11 वाले में क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है फिगर शोज द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 500 ग्राम, what is the time interval between 2 consecutive impulses received by the body, दो इम्पल्स के बीच का टाइम इंटरवल कितना है। तो देखो इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम चेंज का मतलब वेलोसिटी चेंज हो, ग्राफ में देखिए जो वेलोसिटी चेंज हो रही 2 सेकंड में चेंज हो रही है, तो आंसर आपका फर्स्ट आ जाएगा, ठीक। अगला देखिए 12th, अ बॉडी सब्जेक्टेड टू 3 कॉन्करेंट फोर्सेज इज फाउंड टू बी इन इक्विलिब्रियम, द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 फोर्सेज, तो आंसर क्या है, इज इक्वल टू द थर्ड फोर्स, इज ऑपोजिट टू द थर्ड फोर्स, इज कोलिनियर विद द थर्ड फोर्स, तो आंसर क्या होगा एनी ऑल ऑफ द दिस, कुछ भी हो सकता है। अब भाई क्वेश्चन नंबर 13 वाला देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ब्लॉक ऑफ मास 3 kg इज एट रेस्ट ऑन द रफ इंक्लाइन प्लेन as shown in the figure, the magnitude of the net force exerted by the surface on the block is, तो देखो जब भी कभी नेट फोर्स पूछता है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर होता है, तो ये होता है अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस और म्यू एन का स्क्वायर होता है, तो एन बाहर ले लो, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर होता है, ये अपना रिजल्टेंट फोर्स होता है। अब यहां पर एक्चुअली क्या है, म्यू तो दिया नहीं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स हमारा है, ठीक है ना, 3 kg का ब्लॉक है, तो यहां पर क्या है नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक पूछ रहा है कितना होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी यहां पर बात ये हो रही है, ठीक है ना, कि जो वो है आपका नेट फोर्स, तो सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या होना चाहिए, बोलो, बहुत सिंपल सी बात है कि फ्रिक्शन के बारे में कुछ बोला नहीं, तो अब फ्रिक्शन को आप mg साइन थीटा भी ले सकते हैं, फ्रिक्शन को आप mg साइन थीटा भी ले सकते हैं अगर लिमिटिंग कंडीशन नहीं दी है। अब उठा के रख दो, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना निकलेगा अंडर रूट ऑफ n का स्क्वायर, n होता है बच्चा mg कॉस थीटा का स्क्वायर और प्लस mg साइन थीटा का स्क्वायर, आप सॉल्व कर लो तो ये निकल के mg नहीं आ जाएगा, और ये 3 kg है, g10 यानी कि 30 न्यूटन आएगा कि नहीं आएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर है, ये 30 न्यूटन आ जाएगा, ठीक, आराम से नोट कर लें। हाँ अगर म्यू दिया होता तो फिर हम लोग ये वाला लगा देते। अगला देखिए क्या कह रहा है, इफ द नेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ऑन द पार्टिकल इज जीरो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल मस्ट बी ट्रू, तो अगर नेट वर्क डन जीरो है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम, और काइनेटिक एनर्जी सेम तो स्पीड सेम हो जाएगी, तो आंसर क्या हो गया 4। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये क्लास में भी किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मास दिया है 2 kg का और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है t की पावर 3/3, इसने पूछा है फर्स्ट 2 सेकेंड में वर्क डन बताइए कितना होगा, ये पूछ रहा है। तो कैसे करेंगे भाई, वेलोसिटी निकाल लो, ये आएगा dx/dt,
ये कितना आएगा डी बाई डी टी ऑफ टी की पावर 3/3, ये कितना मिलेगा 3t² कैंसिल हो गया तो t² हो गया। अब ये देखो यहाँ से वेलोसिटी क्या मिलेगी 2 का स्क्वायर 4 मीटर पर सेकेंड होगी। वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हाफ mv², हाफ मास 2 v का स्क्वायर 16, तो आंसर कितना है 16 जूल। ठीक, ये आंसर हो गया। हो गया, ऐसे करना है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में फोर्स दिया हुआ है कितना है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बॉडी को मूव कराया जा रहा है 4 सेकंड के लिए, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। द पावर यूज्ड इज, पावर पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना। पावर का फॉर्मूला देखो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है इसमें और पावर पूछ रहा है, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। ये आएगा कितना 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 4 5 जा 20/4, तो कितना हो गया 12 6 18 18 20 38, तो 38/4 9.5 आंसर। ठीक, हो गया। अब इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18 वाला है। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन थीटा परफेक्टली स्मूथ, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए क्या है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया भी है। इंक्लाइंड प्लेन है, आधा हिस्सा इसका ऊपर वाला स्मूथ है और नीचे वाला जो है वो रफ है, थीटा है ये एंगल। यहाँ से कोई आया और ये देखो स्लाइड हो रहा है, पहले स्पीड बढ़ेगी, इसके बाद फिर कम होने लगेगी और फाइनल वेलोसिटी 0। तो तुम ऐसे समझ लो कि पहले हाफ में मान लो ये h हाइट है, तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस टोटल mgh हुआ है, और जो ये वाला हाफ है इसमें जो फ्रिक्शन है इसने लॉस करा दिया, तो इक्वल टू आएगा फ्रिक्शन इनटू ये लेंथ l ले लेना इनटू l आ जाएगा, तो ये आ जाएगा देखो mg, h अपनी जगह है ना, इक्वल टू f की जगह रख देंगे म्यू mg cos थीटा रख देंगे है ना, और यहाँ पर क्या आ जाएगा l की जगह क्या कर लोगे, देखो ये थीटा है ये h/2 है, या पूरे का ले लो तो ये आ जाएगा देखो साइन थीटा बराबर h/2l, तो l बराबर h/2 साइन थीटा यहाँ रख दो, तो ये आएगा h/2 साइन थीटा। mg कट गया, फिर h कट गया। अब यहाँ से क्या निकला टेन थीटा इक्वल्स टू 2 म्यू निकला कि नहीं निकला, ये रिलेशन है, तो म्यू इक्वल्स टू आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है साइन अपॉन कॉस 2 साइन थीटा ऊपर होगा 2 टेन थीटा बराबर म्यू, ये आंसर आ गया। ठीक, थर्ड आंसर है। अगला देखिए 19, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर विद एन इनिशियल वेलोसिटी v0, it collides with the ground, loses 50% of energy in the collision and rebounds to the same height, then initial velocity v0 is, ये देख 50% एनर्जी इसने लूज कर दी और फिर वापस पहुंच गई, h हाइट से गिरी, इनिशियल v0 है, वापस यहीं तक पहुंच गई 50% लूज करने के बाद। तो पहले कितनी एनर्जी थी mgh प्लस हाफ mv0², ये टोटल एनर्जी का 50% यानी कि 1/2 mgh के बराबर है, तो ये देखो ये आएगा mv0²/2 इक्वल टू mgh आएगा, तो यहाँ से v0 बराबर √2gh लगा दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं
भाई ऐसे समझ लो ना कि ये दोनों बराबर रही होंगी क्योंकि 50% लूज करने के बाद फिर वापस पहुंच रही वहां तक, तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना। अब ये देखो इसमें नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कह रहा है 20, हार्ट ऑफ मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड। तो जो वॉल्यूम दिया है वो 5 लीटर दिया है और डेंसिटी आपको पता ही चल जाएगी। प्रेशर कितना दिया है, प्रेशर दिया है यहाँ पर 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी दिया है। ठीक है। अब क्या कह रहा है, डेंसिटी दी है, देन पावर ऑफ दी हार्ट, हार्ट का जो है वो पावर पर मिनट, ये वॉल्यूम पर मिनट पंप कर रहा है, ये पर मिनट पंप कर रहा है। तो अब यहां से पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए कितना होगा। 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। अब देखो ये तुम्हारा वॉल्यूम है 5 लीटर का, ठीक है ना। इतना प्रेशर जो है एट क्या दे रखा है, एट अ प्रेशर ऑफ 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो इसको पास्कल में चेंज कर लेना, तो प्रेशर आ जाएगा 150 मिलीमीटर 10⁻³ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और क्या हो जाएगा बोलो, रो पी रो, एच रो जी होता है प्रेशर, प्रेशर होता है एच रो जी। तो ये डेंसिटी कितनी है 13.6 10⁻³ और जी 10 हो गया। तो ये जो प्रेशर हमारा आ गया वो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1500 इंटू 13.6 पास्कल। भाई पास्कल में प्रेशर को निकालना जरूरी होता है, पास्कल में प्रेशर को निकालना जरूरी होता है। अब 5 लीटर का ब्लड जो है वो पंप हो रहा है इतने मिनट में, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पावर पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है क्या होगा। तो देखो पावर का रिलेशन प्रेशर के साथ क्या आ गया, देखो यहां पर बहुत सिंपल बात है, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। क्लियर है कि नहीं। अब ध्यान से देखना, यहां पर आएगा पावर, पावर इक्वल्स टू हो गया वर्क, है ना। वर्क क्या होता है बेटा mgh हो गया, या जो भी वर्क लिख लो, है ना। वर्क को जैसे लिखना चाहो, जैसे अब इसने वॉल्यूम दिया है, भाई वॉल्यूम दिया हुआ है, तो यहां से देखो आपका क्या हो गया, ये जो है वर्क की बात हो रही है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये देखो यहां से आएगा पावर इक्वल्स टू, ये जो है पावर को चाहे पी डैश लिख लेना। अब ये देखो फोर्स होता है प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब ये देखो एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम होता है अपॉन टाइम, तो ये एक साथ हमको दिया है। तो यहां से क्या मिलेगा बताओ, पी डैश बराबर मिलेगा, है ना, पी डैश बराबर क्या मिलेगा, पावर यहां पे देखो 1500 13.6 इंटू वॉल्यूम 5 लीटर दिया है, तो 5 इंटू कितना लगा दोगे बताओ 10⁻³ मीटर क्यूब में आ जाएगा। 1 लीटर जो होता है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होता है कि नहीं होता है, ये वैल्यू हो गई, नोट कर लीजिए। हो गया। P इंटू वी कुछ नहीं करना है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम। अगला देखिए 21, नेक्स्ट इज 21 कह रहा है कि बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड strikes a wooden block of mass 2 kg which is suspended by a light inextensible string. As a result, the center of gravity block rises 10. The speed of bullet after emerges horizontally from the block would be. तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया कि एक ब्लॉक है वो सस्पेंडेड है, यहाँ से ब्लॉक यहाँ से सस्पेंडेड है और इसका जो मास है वो 2 kg का है, ठीक। और ये बुलेट आ रही है देखो यहाँ से कितने मीटर पर सेकेंड से, 400 मीटर पर सेकेंड से, ये 10 ग्राम होता है। अब ये बुलेट इससे निकल जा रही है, समझ में आ रहा है, बुलेट इससे निकल जा रही है और ये कितना राइज कर रहा है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम राइज कर रहा है वो 10 सेंटीमीटर तक राइज कर रहा है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये कहाँ तक राइज कर रहा है 10 सेंटीमीटर। कह रहे किस स्पीड से ये स्ट्राइक बाहर निकलेगी, 5 मीटर ये दिया हुआ है, 400 मीटर पर सेकेंड ये दिया है, मास दिया हुआ है, ये आपका 10 सेंटीमीटर। तो देखो बहुत आसान है, कैसे, यहां पर ये देखो यहां पर स्मॉल m ले लो, इसको कैपिटल M,
तो पहले ये लगा दो m इंटू 400 या मास लिखते चलो 10 ग्राम इंटू 400 आ जाएगा बराबर ये कितने केजी का है 2 है इंटू इसकी वेलोसिटी हमें पता नहीं v1 ले लो है ना, इसकी वेलोसिटी v1 ले लो और दूसरा कौन सा है बुलेट भी तो है 10 इंटू v2 ले लो, ग्राम में 200 ले लेना इसको 2000 सॉरी किलोग्राम था ना तो ग्राम में कर लो। अब देखो सॉल्व कर लो तो ये क्या हो गया एक एक जीरो सबके कैंसिल कर दो, क्या हो गया 400 इक्वल्स टू 200 v1 प्लस v2 आ गया। अब देखो ये कितना ऊपर तक राइज कर रहा है 10, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो v1 आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh, तो ये आएगा v1 अंडर रूट ऑफ 2g10 हाइट 10 सेंटीमीटर 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो ये कितना हो गया कैंसिल, तो v1 आ जाएगा √2 आ जाएगा कि नहीं, ये यहाँ पर उठा करके रख दो तो यहाँ से क्या निकल आएगा बताओ v2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये तरीका हो गया इसका, क्लियर। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन ऐसे ही करना इसको। अब उसके बाद जो है ना यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए 22, कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ 50, टेक g कांस्टेंट वैल्यू g, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स है ना एंड रजिस्टिव फोर्स, दोनों का कितना है। तो देखो 22 वाले में देखिए क्या दिया है, मास दिया है 1 ग्राम और उसके बाद हाइट दे रखी है 1 किलोमीटर या ये दे रखी है 1000 मीटर और हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड है, क्लियर है। अब सुनो यहाँ पर होना क्या चाहिए था, जो इसकी एनर्जी होनी चाहिए शुरुआत में वो पोटेंशियल एनर्जी mgh ले लो, मास 1 ग्राम 10 टू दी पावर -3 g10 हाइट तुम्हारी 1000 3 जीरो कट गए तो ये तुम्हारा हो गया 10 जूल, ठीक। अब जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है, काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², मास 1 ग्राम है 10 टू दी पावर -3, इसका स्क्वायर करोगे तो 2500 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तुम्हारा जो आ गया है 1 पॉइंट, देखो ये 2 जीरो कट गए, ये यहाँ से 1 2 3 2.5 तो ये आ गया देखो 1.25 जूल आ गया। अब ये देखो ये 1.25 जूल नहीं होनी चाहिए थी, होनी कितनी चाहिए थी 10, तो 10 माइनस 1.25 इतना एनर्जी का लॉस हुआ है, तो आंसर कितना हो गया 8.75, तो आंसर कौन सा है बेटा थर्ड वाला आ गया जाएगा, है ना। 23, the motion of center of mass of system of particle is unaffected by their mutual internal forces only if they are along the line passing through the particle, along the line होना चाहिए, ठीक है। अगला देखिए 24, two bodies A and B initially at rest are attracted towards each other due to gravitation, given that A is much heavier than B, which of the following correctly describes the relative motion of the center of mass। तो देखिए एक पार्टिकल दूसरे के रिस्पेक्ट में बहुत बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास लगभग चेंज नहीं होगा, जहां है वहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद आइए टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस हैव वेलोसिटी v1 दिया v2 दिया है, ठीक है ना, एक v1 दिया हुआ है और एक आपका v2 दिया हुआ है। द फर्स्ट पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a1 इतना दिया है ना, acceleration of other particle is 0, the center of mass of the two particles move in a, तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जो एक्सेलरेशन है एक का 0 है और दूसरे का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक बात। दूसरी बात यहाँ पर क्या है कि v1 v2 दिया हुआ है, देखो है ना, देखिए थोड़ा सा लिख करके आपको समझा दें। एक पार्टिकल है ये v1 हो गया, ये 2i कैप है, दूसरा वाला पार्टिकल v2 हो गया, ये 2j कैप है, मास दोनों के बराबर है, ठीक है ना। द फर्स्ट पार्टिकल हैज एन एक्सेलरेशन a1 दिया हुआ है, a1 क्या दिया है 3i कैप प्लस 3j कैप दिया हुआ है, वाइल द एक्सेलरेशन ऑफ अदर पार्टिकल इज 0, a2 जो दिया है वो 0 दिया है। अब क्या कह रहा है, द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल्स मूव्स इन आ, टू पार्टिकल्स मूव्स इन आ,
किस में मूव करेंगे। देखो एक पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो x में है और एक की y में है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, ये जा रहा है, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि देखो बहुत सिंपल सी बात आप समझ लो कि भाई देखो एस्लेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, मतलब एक की जो वेलोसिटी है वो बढ़ती जाएगी और एक की जो वेलोसिटी है वो हमारी क्या रहेगी बताओ, कांस्टेंट रहेगी। तो एक आगे एक पीछे, नहीं समझ में। और ये वाला देखो कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। अब जैसे शुरुआत में दोनों एक ही जगह थे, सेंटर ऑफ मास यहाँ, अब एक यहाँ पहुंच गया एक यहाँ पहुंच गया, दोनों को मिला दो तो सेंटर ऑफ मास दोनों का किस लाइन में रहेगा बताओ, सेंटर ऑफ मास दोनों का जो रहेगा वो इस लाइन में रहेगा। और आगे बढ़िए और आगे बढ़िए, ऐसे करके होगा कि नहीं होगा। तो इनका जो सेंटर ऑफ मास है ये पाथ बदलेगा, क्लियर है कि नहीं, दैट विल चेंज द पाथ, सीधा नहीं रह पाएगा, पाथ बदलेगा। ओके ये चीज। अब उसके बाद आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत बढ़िया है, क्लास में हम लोगों ने किया भी है, दोबारा कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 डिस्टेंस d1 फ्रॉम m1 एंड m2 d2 मास m2 सच दैट। तो देखो यहां पर बहुत सिंपल सी बात होती है, m1 x1 प्लस m2 x2 बराबर 0, यहां पर आएगा m1 d1 प्लस m2 d2 बराबर 0। तो m1 d1 बराबर होता है माइनस m2 d2। तो यहां से क्या करोगे बोलो, d1 अपॉन d2 बराबर माइनस m2 अपॉन m1, क्लियर है कि नहीं। ये वैल्यू माइनस तो इसलिए आता है क्योंकि एक लेफ्ट में एक राइट में, बाकी कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अगला, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ l अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड। तो ये बड़े आराम से हो जाएगा, इसमें कुछ करने की आपको आवश्यकता है नहीं, l/3 आ जाएगा। 28 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ अबाउट द एक्सिस सेंटर से इतना है, l/4 पर कितना होगा, इसमें भी आपको सीधा फॉर्मूला लगा देना। ये देखो यहाँ पर क्या है कि रॉड है, ये देखो यहाँ से ये रॉड है और सेंटर से मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 1/12 ml², क्यों, l फ्रॉम दिस एक्सिस। अब इस एक्सिस से कितना दूर है, l/4 है, तो 1/12 ml² प्लस ml²/16 आ जाएगा। एलसीएम ले लो 48, ये 4 आएगा, उधर आएगा 3 और साथ में क्या होगा ml²। तो आंसर 7/48, क्लियर। 29 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कह रहा है कि एक रिंग है और ये एक्सिस पास हो रही है, ठीक। अ वायर ऑफ लेंथ एल यूनिफॉर्म लीनियर मास डेंसिटी रो सर्कुलर लूप है, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो ये तो टेंजेंट है बेटा, सेम प्लेन वाली, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करो है ना, 3/2 mr² होता है कि नहीं होता है। अब करेंगे क्या भाई, यहां से जो मास निकलेगा वो रो इंटू एल होगा और एल को πr कर देंगे, 2πr, एल को 2πr करेंगे तो आर कितना मिलेगा, l/2π, उठा के रख दो तो 3/2 m की जगह रो एल, आर का स्क्वायर, तो l² अपॉन कितना है 4π², आ गया। तो ये कितना हो गया 3/8π² और रो एल की पावर 3, काम खत्म। तो ये आंसर है, आंसर कौन सा हो गया, फोर्थ वाला आ गया, देखो, ठीक है, लिख लिया। आगे क्या कह रहा है, एवरेज टॉर्क ऑन अ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m between initial and final position P and Q as shown in figure about the point of projection is। टॉर्क पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है ना। तो टॉर्क बहुत आसान है, कैसे, टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये देखो ये नीचे mg आ रहा है इस लाइन पे, तो ये mg हो गया, ये r/2 हो गया, तो टॉर्क बराबर कितना है mg इंटू r/2, बात खत्म, आंसर आ जाएगा, ठीक। रेंज की वैल्यू होती है sin2θ, u² sin2θ/g, रख दीजिए। इसके बाद आइए नेक्स्ट 31, 46 है नेक्स्ट, है ना, बाकी EMI वाला है वो तो बाद में होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 46,
46 क्या कह रहा है, बॉडी ऑफ मास m ड्रॉट फ्रॉम हाइट h ऑन अ सैंड फ्लोर। ये देखिए यहां पर एक बॉडी है m मास की और वो सैंड फ्लोर पर गिर रही है h हाइट से, अंदर पेनिट्रेट हो रही है x। तो इन्होंने पूछा है फोर्स बताइए यहां पर कितना लग रहा है रेजिस्टिव वाला, ठीक। तो क्या करोगे, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस कितना हुआ है, mg h प्लस एक्स हो गया और ये बराबर हो गया एफ एक्स के। तो f कितना हो गया mg और 1 प्लस एच अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखिए क्या है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r डिपेंड्स on distance covered by the particle k equal to as, where k is a constant then the force acting on the particle is, ठीक है ना। तो अब ये देखिए यहां पर करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर है 47। क्वेश्चन ये कह रहा है इसमें कि काइनेटिक एनर्जी दी है as, तो ये आया हाफ mv² बराबर as, तो mv² बराबर 2as आ गया। तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा मिला वो कितना मिला बताओ, 2as अपॉन r, आंसर खत्म, ठीक। ये वैल्यू आ जाएगी, हो गया कि नहीं हो गया। काइनेटिक एनर्जी जो है वो as है, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो इसका मतलब है कि यहां पर सीधा सीधा ये वैल्यू लगा देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी इसमें, ये हो गया। आगे देखिए नेक्स्ट, ये आखिरी के 3-4 क्वेश्चन जो है, ये 3 क्वेश्चन ये आपके असर्शन रीजन पर बेस्ड है। अब 1 बाय 1 देखिएगा। 48 वाला क्वेश्चन देखिए, असर्शन लिखा है नो वर्क इज डन इफ द डिस्प्लेसमेंट इज 0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही लिखा है, गलत नहीं लिखा है ना। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वर्क डन तभी माना जाता है जब डिस्प्लेसमेंट होगा और दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। Reason work done by the force is defined by the product of component of force in the direction of displacement and the magnitude of displacement। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो no work is done if the displacement is 0। तो भाई दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब जब दोनों का प्रोडक्ट है इसका मतलब क्या है, दोनों का अगर प्रोडक्ट है इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई दोनों 0 नहीं होने चाहिए, कंपोनेंट जो है इसका। तो इसका मतलब एक्सप्लेनेशन भी ठीक है और असर्शन भी ठीक है। अगला, आई स्प्रिंग हैज पोटेंशियल एनर्जी बोथ व्हेन इट इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड। बिल्कुल सही है, कंप्रेस करो या स्ट्रेच करो एनर्जी होगी, क्योंकि वर्क करना पड़ता है। इन कंप्रेसिंग और स्ट्रेचिंग वर्क इज डन बाय द स्प्रिंग अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब इसका भी सही है आपका फर्स्ट आंसर। क्लियर है। उसके बाद आइए नेक्स्ट, असर्शन द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन अप्लाइज आफ्टर द कोलिजन इज ओवर एंड डज नॉट होल्ड एट एवरी इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल सही लिखा है। जिस समय कोलिजन होता है बच्चों उस समय क्या होता है, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, लेकिन जब फोर्स लग चुका होता है तब फिर आगे कंजर्व रहता है। तो यहां पर ये तो सही लिखा है। इसका रीजन देखें, ड्यूरिंग कोलिजन द टोटल लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड एट ईच इंस्टेंट ऑफ कोलिजन। तो ड्यूरिंग द कोलिजन, देखिए मेरी बात नहीं समझ रहे, ड्यूरिंग द कोलिजन फोर्स लग रहा होता है तो कैसे मोमेंटम कंजर्व होगा, नहीं होगा। तो ये असर्शन गलत सही है और रीजन इसका गलत है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया बताइए, सेकंड। तो मैंने अपनी तरफ से डिस्कस करा दिया है, फिर भी आपको अगर कोई डाउट लगता है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अलग से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।